नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का दूसरा क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस्लाम धर्म का स्थापना और मोहम्मद साहब का जीवन परिचय कराए थे। अब अगला चैप्टर है भारत में अरबों का आक्रमण। आइए तो हम शुरुआत करते हैं। कैसे कैसे भारत में अरब आए और अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित नहीं करते हैं, धन लूट के चला जाता है। आइए हम पढ़ते हैं, थ्योरी के माध्यम से जानते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। परीक्षा में इससे विशेषकर मोहम्मद बिन कासिम, सिंध विजय, दाहिर और अरबों का प्रभाव से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, इस्लाम धर्म के उदय के बाद, हमने इससे पहले इस्लाम धर्म का उदय पढ़ाए थे, इसीलिए क्योंकि लोग शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 700-1200 ईस्वी से लेके। लेकिन हमारा कहना यह है कि इस्लाम धर्म का उदय से ही सारा ये अरबों और तुर्कों जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इस्लाम धर्म के उदय से ही हम पढ़ाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस्लाम धर्म का उदय के बाद अरबों में पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका में अनेकों क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। अनेकों इसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के ओर से हुआ। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण मुख्य क्षेत्र सिंध सिंध और मुल्तान में था। अरबों के भारत आने का प्रमुख कारण व्यापारी हित, भारत के साथ अरबों का समुद्री व्यापार पहले से था। धार्मिक विस्तार यानी इस्लाम धर्म का प्रचार का इच्छा। तीसरा, राजनीतिक विस्तार, उम्मदे शासन का साम्राज्य का विस्तार। चौथा, धन संपत्ति का प्राप्ति। पांचवा, समुद्री मार्ग सुरक्षित। आइए तो शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। देखिए, इससे पहले दो होता है आक्रमण, एक 711 में, एक 712 में। एक अब्दुल्ला के नेतृत्व में होता है, तो वो सब आक्रमण फेल हो जाता है, यानी सक्सेस नहीं होता है भारत में। मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला है आक्रमणकारी, इसका सक्सेस होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में आक्रमण, अरबों का आक्रमण महत्वपूर्ण विजय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। समय था 712 ईस्वी, उसे 7 से 11-12 लिखा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट है 712 ईस्वी। क्षेत्र सिंध, राजा यहाँ का शासक था दाहिर, खिलाफत उमियाद था। तत्काली कारण क्या था वो हम आपको बताएं। तत्काली इराक का गवर्नर अल हज्जाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज बिन यूसुफ का संबंधी सेनापति था। यानी इसका अल हज्जाज का जो था ना, मोहम्मद बिन कासिम के दामाद भी था और सेनापति था। और जिस समय ये भारत पर आक्रमण करता है उस समय मात्र 17 साल का आयु इसका होता है। तो आक्रमण का तत्काली कारण, क्योंकि कोई भी घटना का जो है तत्काली कारण के कारण ही आक्रमण होता है या कोई भी परेशानी आता है। तो आइए आगे हम जानते हैं इसमें क्या होता है। अरबों इतिहास के अनुसार समुद्र डकौती ने दोवेल के पास कुछ जहाजों को लूट लूट लिया था। इस जहाजों में अरब व्यापारी तथा अन्य यात्री का सामान था। अलहजाज ने सिंध का शासक दाहिर से कार्रवाई की मांग की। दाहिर द्वारा प्रभावी कार्रवाई न किए जाने पर बाद में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर अभियान के लिए भेजा। होता क्या है इसमें, कहानी क्या जुड़ा हुआ रहता है। कहानी ये जुड़ा हुआ रहता है कि जो अलहजाज जो है ने, वो श्रीलंका से व्यापार करते रहते हैं मोतियों का, और भारत में सिंध पर राजा दाहिर का जो शासक होता है, तो वहां पर जो इसका जो है जहाज लूट जाता है इससे, पश्चिम एशिया में भारत के सीमा के पास। तो वहां जो अलहजाज कहता है दाहिर से कि तुम जो है ना, जितना भी हमारा माल लूटा है ना, वो हमको वापिस दो, क्योंकि तुमको हम भारत में जाते हैं तो टैक्स देते हैं। तो इसने देने से मना कर दिया। इसीलिए यहाँ पर कार्रवाई यानी सैन्य अभियान यानी युद्ध का घोषणा वो करता है। तो उसका दामाद और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम सिंध के मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। आइए आगे चैप्टर जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया। इसको मोहम्मद बिन शाम भी कहते हैं, दूसरा नाम भी है। इसके बाद उसने आगे बढ़कर कई क्षेत्र पर अधिकार किया। प्रमुख क्षेत्र है देवल, उसके बाद नीरून, सेहवान, रावल, ब्रह्माबाद, मुल्तान। ये ब्रह्माबाद है राजधानी होता है उस समय सिंध का। मुल्तान, यहाँ सब का अंत में सिंध का बड़ा भाग अरबों का अधीन हो गया। अब राजा दाहिर के बारे में कुछ पढ़ते हैं।
राजा दाहिर सिंध का शासक था। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच संघर्ष हुआ। रावर के युद्ध में दाहिर पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। राजा दाहिर की इसमें मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अरबों का सिंध पर नियंत्रण मजबूत हो गया। देखिए ये मुल्तान की विजय। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के बाद मुल्तान पर भी अधिकार किया। मुल्तान के समय अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र माना गया था। अरबों ने यहाँ काफी धन प्राप्त किया। इसी कारण अरबों ने मुल्तान को सोने का शहर कहा गया। अरबों का प्रशासन, कुछ प्रशासन जानते हैं। सिंध पर विजय के बाद अरबों ने वहां का प्रशासन स्थापित किया। स्थानीय लोग को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय कई स्थान पर उन्होंने प्रशासन में शामिल किया गया। गैर मुस्लिम प्रजा से जजिया कर लिया गया। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, जिसे हम शाम कहते हैं, जजिया कर का यही शुरुआत किया। जजिया कर ये होता है कि जैसे कि मुस्लिम धर्म जो नहीं था, हिंदू धर्म से लिया गया, यानी मुस्लिम धर्म को नहीं लिया गया और हिंदू धर्म से लिया गया। जजिया कर के लिए हम एक और आपको क्लास बताएंगे, कब लागू हुआ, कब फिर समाप्त हुआ, फिर लागू हुआ, और लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसको पूरी तरह खत्म कर देता है। जजिया करके 1739 में। तो हम इसको पूरा जो हम 1000 के इतिहास आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे। तो आगे चलते हैं। मोहम्मद के बिन कासिम का अंत। ये बहुत जल्दी मर भी जाता है मोहम्मद बिन कासिम, आगे हम आपको बताते हैं। मोहम्मद बिन कासिम अधिक समय तक सिंध में शासन नहीं कर पाया। उमियान सत्ता में परिवर्तन के बाद उसे वापस बुला लिया गया। उसके बाद अरबों का सिंध की राजनीतिक नियंत्रण तो बना रहा, लेकिन वह अंदरूनी भाग में बहुत अधिक विस्तार नहीं कर पाया। अरबों को विजय की सीमित क्यों रहा, यह बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न है। अरबों सिंध और मुर्दान के आगे भारत में व्यापारिक साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता है, क्योंकि यह स्थापित यहाँ साम्राज्य नहीं करना चाहता था। यह धन लूटने और प्रचार प्रसार इस्लाम धर्म के करने के लिए आया था, इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पाता है। प्रमुख कारण हम बताते हैं। भारत में अनेकों शक्तिशाली स्थानीय और राजवंश थे। भारतीय शासकों ने अरबों को विस्तार का विरोध किया। अरबों की मुख्य शक्ति सिंध क्षेत्र तक ही सीमित रही। भारत में पश्चिम और मध्य भागों में मजबूती राजनीतिक शक्तियां मौजूद थी। अरबों के लिए सिंध से आगे विस्तार करना ठीक नहीं था। भारत पर अरबों का प्रभाव क्या क्या होता है, उससे कुछ प्राप्त भी किया जाता है। संस्कृति सब हम आपको बताते हैं। अरबों की राजनीति विजय सीमित रह गया, लेकिन उसका संस्कृति प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। मुख्य प्रभाव व्यापार विस्तार। भारत और अरब जगत के बीच व्यापारी संबंध और मजबूत हो गया। गणित और विज्ञान। भारतीय गणित, अंक पद्धति और खगोल संबंधी ज्ञान अरबों तक पहुंच गया। भारतीय अंक पद्धति, भारतीय अंक और गणित ज्ञान के अरबों विद्वानों ने अपनाया और आगे पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। ज्ञान का आदान प्रदान। भारत और अरबों के बीच चिकित्सा, गणित, खगोल और दर्शन के संबंध में ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। एक महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण पुस्तक एक चचनामा है। चचनामा की अरब के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी इसको जानने का स्रोत जो है चचनामा है। इसमें अरबों का सिंध का विजय का पूरा वृतांत लिखा हुआ है। इसमें सिंध का इतिहास और मोहम्मद बिन कासिम का विजय के संबंधी का वर्णन मिलता है। परीक्षा में पूछने वाला महत्वपूर्ण तख्ता बताते हैं, उसके बाद हम आपको MCQ करवाएंगे। सबसे पहले सिंध पर आक्रमण कब होता है, तो 712 ईस्वी, इम्पोर्टेंट है। अरबी सेनापति कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर। दाहिर का राजधानी कौन था, तो ब्राह्मणबाद। तत्काली उदयन गवर्नर अल हज्जाज बिन यूसुफ, इसे अल हज्जाज का प्रमाणिक महत्वपूर्ण विजय देवल, बाद में विजय मुल्तान, प्रमुख स्रोत चर्चनामा। अब आइए हम MCQ करते हैं ताकि आपको पता लगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप परीक्षा में बना सके। पहला क्वेश्चन है, भारत में अरबों का पहला सफल आक्रमण किसने किया। मोहम्मद गजनबी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद अल्पतगीन ने। तो मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद हम आपको मोहम्मद गजनबी के ही बारे में ही पढ़ाएंगे, अल्पतगीन के ही बारे में पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था, तो किया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम किस का सेनापति था, तो अल हज्जाज बिन यूसुफ का।
चौथा नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध सिंध को किस नगर पर अधिकार किया? तो सबसे पहले ये करता है देवल पे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, मुल्तान नहीं, देवल पर ये आक्रमण करता है, इसके बाद मुल्तान पर करता है। सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जयपाल था, दाहिर था, आनंदपाल था या नागभट्ट प्रथम था? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दाहिर, राजा दाहिर था। राजा दाहिर की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, ब्राह्मणबाद या उज्जैन? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ब्राह्मणबाद। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था? बंगाल, सिंध, गुजरात या कश्मीर पर? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सिंध पर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अरबों को सिंध विजय का प्रमुख कारण क्या था? भारत की एकता, सिंध की राजनीतिक कमजोरी, चोलों की सहायता, मौर्य की सहायता? नहीं, ये था 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, सिंध की राजनीतिक कमजोरी। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने किस नगर को सोने का नगर कहा जाने के लिए प्रसिद्ध पाई गई? तो उस समय जो है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मुल्तान को सोने का शहर कहा गया। आइए 10 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध के बाद किस क्षेत्र की ओर विस्तार किया? तो सिंध के क्षेत्र जीतने के बाद इसने राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र पर आगे बढ़ा, क्योंकि आप जाइएगा ना, सिंध उधर ही पड़ता है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। ये हरियाणा हरियाणा पंजाब राजस्थान एक उसका बॉर्डर पड़ता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने भारत के आगे बढ़ने के लिए किस भारतीय शासक ने रोका? तो उस समय था नागभट्ट प्रथम। समुद्रगुप्त गुप्त भी नहीं था, ये हर्षवर्धन भी नहीं था, राजराज चोल नहीं था। हालांकि शासन इसी समय सबका है, समुद्रगुप्त का भी, हर्षवर्धन का भी, चोल का, लेकिन ये नागभट्ट प्रथम होता है। नागभट्ट प्रथम जो है ये गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है, ये राजा है। ये जो है आपको स्टेट के एग्जाम में पूछा गया था, +2 लेवल के। आइए 12 नंबर क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम किस वंश का शासक है? आ गया ना, तो ये प्रतिहार वंश का है, गुज्जर प्रतिहार आप कह सकते हैं। पाल वंश का भी नहीं है, राष्ट्रकूट का भी नहीं है, चालुक्य का भी नहीं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अरबों की सिंध पर विजय का वर्णन किस प्रसिद्ध पुस्तक में मिलता है? राजतनंगरी, चचनामा, पृथ्वीराज रासो, अकबरनामा? देखिए तरंगनीम जो है ना, कश्मीर के इतिहास बताता है। राजतरंगिणी का लेखक का भी हमारा नाम याद नहीं है, याद आ गया, कन्हर इसका नाम है, कलहन। चचनामा जो है ये सिंध पर विजय होता है। पृथ्वीराज रासो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा हुआ है, तृतीय के बारे में। अकबरनामा अकबर के बारे में लिखा हुआ। चचनामा मुख्य किस विषय से संबंधित है? मुगल इतिहास से, सिंध में अरबों का विजय, मराठा इतिहास से या गुप्त इतिहास से? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सिंध में अरबों का विजय से। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने किस धर्म के लोगों को जिम्मी के रूप में संरक्षण दिया? केवल बौद्ध के, केवल हिंदू के, गैर मुस्लिम प्रजा को या केवल जैन के? तीनों ने 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा सी, गैर मुस्लिम प्रजा का, क्योंकि मुस्लिम धर्म का तो अनुयायी था ही है। जितना भी अरब से, चाहे हो मुगल हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, सब पर मुसलमान ही राज करता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, सिंध विजय के समय भारत में कौन सा राजवंश प्रमुख था? उमियानों का शासक भारत में था, विभिन्न क्षत्रियों का राजवंश, मुगल, खिलजी? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, विभिन्न क्षेत्रीय राजवंश उस समय था। अगर 712 में अगर आप देखें तो हर्षवर्धन का मृत्यु तो 647 में हो जाता है, तो राष्ट्रकूट वगैरह उस समय में रहता है। मोहम्मद बिन कासिम किस खिलाफत के समय सिंध आया था? खिलाफत पूछ रहा है, तो ये आया था 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, उमियान खिलाफत। क्योंकि खिलाफत का कहने की यह है कि जब मोहम्मद शाह मृत्यु हो जाता है तो खलीफा का स्थापना करके हो जाता है, तो खलीफा चलते आता है। 1924 में लास्ट खलीफा समाप्त हो जाता है। आइए हम अगर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरबों को सिंध विजय का भारत का प्रमुख प्रभाव क्या था? तत्काल पूरे भारत में अरबों का शासन स्थापित हो गया। जी नहीं, भारत में अरबों के बीच संस्कृति ये होगा बी नंबर क्वेश्चन, भारत और अरबों के बीच संस्कृति
संपर्क हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अरबों का आक्रमण का मुख्य क्षेत्र कौन था? सिंध और उसके आसपास, असम, तमिलनाडु, बंगाल? नहीं, ये जो होगा सिंध और उसके आसपास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है और लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है कथन। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया, ये तो सही है। मोहम्मद बिन कासिम ने 1192 में दिल्ली को जीता, नहीं, 1192 में मोहम्मद गौरी दिल्ली को जीतता है। उसने मुगल वंश का स्थापना किया, जी नहीं, वो मुगल वंश का स्थापना नहीं करता है, बाबर करता है। उसने बंगाल पर विजय किया, ये सब गलत है। ये नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर विजय किया। इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। अगला क्लास होगा भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अरबों का खत्म हो गया और तुर्कों का, उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे। शुक्रिया।